हेलो। हाँ जी। अ, नमस्कार सबको एंड सबने राम राम। गुड आफ्टरनून। और आज काफ़ी खुशी का दिन है। मतलब एक आज हमने जो प्रोग्राम रखा है बेसिकली अभी जो एचसीएस में जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे तो उनको बुला के सम्मानित करना या एक मिलने जुलने का सा प्रोग्राम जो भी हो सकता है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे सारे स्टूडेंट जो हैं वो ऑनलाइन ही जुड़े हुए थे। तो सबसे जो इंटरेक्शन था वो या तो फ़ोन पे हो पाता था या टेस्ट वगैरह भेजते थे, चेक कर दिए कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने सोचा था कि संडे को आराम से मिलते हैं। और काफ़ी स्टूडेंट अभी ऑनलाइन भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि बैच के भी स्टूडेंट थे तो उनको था कि सर ऑनलाइन साथ में अटेंड कर लेते हैं। तो इस प्रोग्राम का मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि किस तरीके से हम इसको करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको बहुत ही सिंपल सा इसका टाइटल दिया था कि जर्नी ऑफ एचसीएस सिलेक्शंस। तो जैसे मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था, एज अ मेंटोर शुरू किया था, तो वो जर्नी थोड़ी सी जो मेरी रहेगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्लस जो आज स्टूडेंट साथ में जुड़े हैं तो मैं उनसे भी कहूंगा कि अपनी जो जर्नी का हिस्सा वो लोग शेयर करना चाहते हैं, ताकि बाकी सब लोगों को भी पता चले कि किस तरीके से लाइफ में मेहनत करी जाती है। फिर मतलब स्ट्रगल भी हम बोल सकते हैं, लाइफ के बारे में ऐसा ही बोला जाता है कि लाइफ इज अ स्ट्रगल। तो वो स्ट्रगल का ही हिस्सा होता है, और उस स्ट्रगल को कैसे रेगुलर बेसिस पे आपको मोटिवेटेड रह के फाइट करना पड़ता है, एंड ओनली देन आप एक मुकाम तक पहुंच सकते हैं। देखो हमारी सोसाइटी में जब सिविल सर्वेंट्स और उनके बारे में बोला जाता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती हैं। ठीक है, अब जो बच्चा मेहनत करता है उसी को पता है कि इसमें कितनी मेहनत लगती है। और ये एक चीज कही जाती है यूपीएससी की जर्नी में भी कि एक पीडीएफ जो होती है वो आपका भाग्य बना देती है, और वही पीडीएफ मतलब पीडीएफ में नाम है तो यू आर हीरो, और पीडीएफ में नाम नहीं है तो यू आर जीरो। बट जीरो फॉर फॉर होम, फॉर सोसाइटी। ठीक है, बट वो जो स्टूडेंट होते हैं वो किसी भी हाल में कम नहीं होते, और दे फाइट अगेन एंड अगेन। और यही सारा का सारा जो चलता रहता है, और उन्हीं में से फिर अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाते हैं, सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही चलता रहता है। अब बिफोर स्टार्टिंग जो अभी जुड़ गए हैं, काफ़ी स्टूडेंट नए होंगे तो मैं बता देता हूँ। मेरा नाम यहाँ पे तो लगभग सबको पता ही है जो यहाँ पे आए हुए हैं। मेरा नाम डॉक्टर अमित है और मैं चरखी दादरी हरियाणा से हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई चरखी दादरी से ही करी, उसके बाद एमबीबीएस मैंने स्टैनली मेडिकल कॉलेज चेन्नई से करी थी। और मेरा भी यही था कि आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन मैंने भी सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी। अब आपको जान के एक और हैरानी होगी कि 2013 2013 वॉज द ईयर जब मैंने अपनी तैयारी शुरू करी थी। आज उस बात को अप्रोक्सीमेटली 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये जो 10 साल की पूरी जर्नी रही थी ना, तो उसको हम मतलब जितना ब्रीफ हो सकता है अपन आराम से रखेंगे, क्योंकि इंसान की लाइफ की जो पूरा का पूरा मतलब जर्नी ही जो होती है उसी में बहुत सारी चीजें सीखने को होती हैं। देखो हमारी जो लाइफ साइकिल रहती है, हम वी टेक बर्थ। आप छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपको बहुत सारी स्टोरीज सुनाई जाती है कि हाँ हाँ ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, उसके बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और फिर उसी में ही हम अपने दिमाग में काफी अपने लिए भी सपने बनाते हैं, घर वालों के लिए भी सपने बनाते हैं कि ये अचीव करके दिखाना है। तो शुरू में पिताजी थे तो पिताजी चाहते थे कि भाई मेडिकल फील्ड में आया जाए जाया जाए, तो मैंने पढ़ाई करी और पीएमटी क्वालिफाई किया, और उसके बाद सिलेक्शन हुआ ऑल इंडिया में। तो जो मेरा कॉलेज था वो इंडिया का सेकंड ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज था, स्टैनली चेन्नई का। तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग आए हुए थे, स्टूडेंट्स आए हुए थे, उनसे दोस्ती हुई। और सबका अलग अलग रहता है, कोई कुछ करना चाहता है, तो उस टाइम से ही मैंने डिसाइड कर रखा था। और मेरे एक दोस्त हैं प्रमोद, वो भी दादरी से ही हैं। तो प्रमोद और मेरा ये था कि हम 10th से ऐसे सोचते थे कि सिविल सर्विसेज की ही तैयारी अपने को करनी है। तो प्रमोद पहले ही लग गया था। प्रमोद की जर्नी शुरू हुई थी 2007 में। और जब मतलब मेरा भी एडमिशन हुआ प्रमोद का, प्रमोद भी मेडिकल बैकग्राउंड से ही था, बट प्रमोद ने एडमिशन लिया बीए में, वो भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, और उसने अपनी तैयारी शुरू करी। तो 2014 आफ्टर 7 ईयर्स प्रमोद का था लास्ट अटेम्प्ट, क्योंकि उस टाइम पे जनरल के 4 अटेम्प्ट होते थे, और मेरा था फर्स्ट अटेम्प्ट 2014। आफ्टर 1 ईयर ऑफ प्रिपरेशन 2013 में मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी। तो मैंने पहला अटेम्प्ट अपना दिया,
तो उस अटेम्प्ट में तैयारी अच्छी थी, मेडिकल साइंस ऑप्शनल था, जीएस की भी अच्छी तैयारी थी। तब तक क्या होता था कि आपके जीएस के और सीसेट के सेपरेट नहीं होता था, दोनों को मिला के एक कंबाइन आपकी मेरिट बनती थी। तो हम इतना फोकस उस पर नहीं करते थे कि प्री करना है, मेंस पे ही सारा फोकस रहता था। हम दोनों ने एग्ज़ाम दिया और उस दौरान बीच में जाट रिजर्वेशन वाला जो इशू है वो भी चल रहा था। तो 2014 का मेंस का रिजल्ट काफ़ी डिले हो गया था, 3 महीने के आसपास डिले हो गया था। मैं और प्रमोद जयपुर गए हुए थे, हम एक मूवी देख रहे थे और उस दौरान मेंस का रिजल्ट आया। तो प्रमोद का क्वालिफाई हो गया था एंड मेरा मेंस रह गया था। तो जब बाद में पता चला, देखा सारा का सारा, तो मेरा हिंदी जो लैंग्वेज है वो क्वालिफाई नहीं हो पाया था। तो ये मेरे पहले अटेम्प्ट की जर्नी रही। तो पर अब दिमाग में जब आदमी एनालिसिस करने लगता है तो लगता है कि यार क्यों नहीं हो पाया, सारी तैयारी अच्छी थी। तो मुझे लगा कि मैंने ऑप्शनल की चॉइस जो है वो गलत कर ली थी। तो उस ऑप्शनल की चॉइस की वजह से मैंने अपना ऑप्शनल चेंज किया सोशियोलॉजी, क्योंकि सोशियोलॉजी में जो सारा हमारा रहता है, हम समाज के बारे में पढ़ते हैं कि क्या रिलीजन है, पॉलिटिक्स है, किनशिप सिस्टम है, फैमिली सिस्टम है, तो हमें सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं उसमें। तो मेरा इंटरेस्ट भी था। और नितिन सांगवान जो दादरी के ही हैं एंड ही गोट ऑल इंडिया रैंक 28th, वो मेरे पड़ोसी ही हैं। तो उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया कि यार सोशियोलॉजी ले लो। और नितिन सर की जो बुक है सोशियोलॉजी में, एसेंशियल ऑफ सोशियोलॉजी, तो ये काफ़ी खुशी की बात है कि ऑल इंडिया सबसे मतलब हाईएस्ट जो ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में वो उसी बुक को पढ़ते हैं। मतलब एक बाइबल सी वो बन गई है कि आपको अगर सोशियोलॉजी की तैयारी करनी है तो आप ये भी देखिए कि एक दादरी के स्टूडेंट्स और एसडीएम में सेलेक्ट हुए और इंडिया लेवल की सबसे बेस्ट बुक उन्होंने सोशियोलॉजी में डिलीवर भी करी। और ऑल्सो नितिन सर ने, जब हम एचसीएस के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने आपके सेशन भी लिए थे, मॉक इंटरव्यू, और उससे पहले कि एक क्वेश्चन एंड आंसर टाइप का, कि किसी को भी कोई भी समस्या है तो उस हिसाब से उन्होंने भी हेल्प करी थी। उसके बाद जब सेकेंड अटेम्प्ट था 2015, आप सोचते हो कि अब तो, उस टाइम पे हुआ था कि जीएस के हिसाब से मेरिट कैलकुलेट होने लग गई थी। तो तब सोचा जीएस में बहुत सारी प्रैक्टिस कर देते हैं प्रिलिमिनरी में, तो जीएस की टेस्ट सीरीज बहुत लगा दी। तो ये भी एक गलत रहा, तो उसकी वजह से मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट आया 2016, तो तब तक ठीक ठाक हो गया था, सोशियोलॉजी की भी तैयारी अच्छी हो गई थी। प्री मेंस इंटरव्यू तक गए बट फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाया। 2017 अगेन इंटरव्यू तक गए बट फाइनल लिस्ट नहीं आ पाया। इसमें क्या है कि एक पूरा पैकेज होता है, 9 आपके सब्जेक्ट होते हैं, एक आपका इंटरव्यू होता है। यहाँ पे 10 में से अगर आप एक भी चीज में ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो यू आर आउट। कंपटीशन इज एज सिंपल एज दैट। नोबडी केयर्स कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हो और क्या डाल रहे हो, क्योंकि एवरीबडी इज पुटिंग दैट एफर्ट, सब लोग कर रहे हैं। और उसमें से थोड़ा मोड़ा जिसने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, या एक आधा पेपर किसी का अच्छा चेक हो गया और किसी का थोड़ा सा बुरा चेक हो गया, तो वो इधर उधर हो जाता है मामला। फिर 2018 में आते आते लगा था, और उस टाइम पे मैं स्टूडियस ज्यादा होता था, घर में कमरे में बैठ के पढ़ने का ज्यादा रहता था, तो कम्युनिकेशन था ही नहीं। तो जो इंटरव्यू वाली जो प्रॉब्लम्स रहती, तो मुझे इंटरव्यू में दोनों अटेम्प्ट्स में ज्यादा मार्क्स मिले नहीं थे, तो वो भी एक प्रॉब्लम रही। तो हमें लगा कि अब मुझे ये लग रहा था कि इंटरव्यू तो कर नहीं पाते, तो मेंस में अच्छे नंबर लाने की कोशिश करते हैं। तो 2018 का जब मैंने अटेम्प्ट दिया था तो मेंस की बहुत अच्छी तैयारी करी और सारा सब कुछ किया, और स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज करी कि कैसे 5-5, 10-10 नंबर बढ़ाए जा सकते हैं। पर वो स्ट्रैटेजी उल्टी पड़ गई, हर सब्जेक्ट में 5-5, 10-10 नंबर कम हो गए, और उस टाइम पे 2018 मेंस ही क्वालिफाई नहीं हुआ। 2019 फिर उसके बाद फिर से अगला अटेम्प्ट आता है, लास्ट अटेम्प्ट, तो उसमें कि भाई अब क्या किया जाए। तो अब फिर से सारी एनर्जी वगैरह गैदर करी जाती है कि बार बार ये हो रहा है, क्या हो रहा है। तो फिर 2019 अटेम्प्ट दिया, और उसमें भी लास्ट में उस टाइम पे एचसीएस का भी आपका आ गया था। तो मेरे को ये था कि भाई अब आया स्टेट भी देख लेते हैं। तो एचसीएस का रिजल्ट आया, फाइनल आया, उसमें सिलेक्शन हो गया, बट जो प्रेफरेंसेस थी वो नहीं मिल पा रही थी, तो इस वजह से ज्वाइन नहीं किया। क्योंकि पहले जैसे हरियाणा गवर्नमेंट में 2015 में मैंने एज ए मेडिकल ऑफिसर भी ज्वाइन कर लिया था, तो वो जॉब चल रही थी, तो उसको फिर रिजाइन किया 2019 में अप्रैल में, और एंड में दिसंबर में 2019 में एचसीएस का रिजल्ट आया था, तो वो भी नहीं रहा, ये जॉब भी नहीं रही। अब कोरोना का टाइम पीरियड आ गया और हमारे इंटरव्यू थे फरवरी के 2020 में, और इंटरव्यू चल रहे हैं 2019 अटेम्प्ट के, और मैं गांव में चला गया था 3 महीने के लिए, क्योंकि कोरोना टाइम पे सब कुछ लॉकडाउन में चला गया था। तो अब वेट कर रहे थे, मेरा इंटरव्यू हो चुका था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू जो है वो बचा हुआ था 19 वालों का, तो उन्होंने उसको डिले कर दिया था। वो इंटरव्यू बाद में हुए जुलाई में,
तो तब तक 3 महीने मैं गांव में रहा, गांव का सारा रहना सारा, क्योंकि काफी बड़ा टाइम पीरियड हो जाता है कि आप अर्बन सेटअप में रहते हो। तो वहाँ पे दादी के साथ रहा, चाचा के साथ रहा, सब लोगों के साथ रहा, अब मस्त अपना खाया पिया। तो वहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेटली 10 किलो वेट भी गेन कर लिया था, 90 से प्लस मैं पहुंच गया था। ठीक है। और 3 महीने फिर हमने किया क्या, मेरा थोड़ा सा इंक्लिनेशन होता था ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, एग्रीकल्चर को लेके। तो मैंने चाचा के साथ भिंडी की खेती शुरू करी। तो मम्मी तो आज भी मेरा मजाक उड़ाती है कि तो क्या भिंडी उगाने गए थे और ये सब वो सब। ठीक है। तो बट वो एक्सपीरियंसेस होते हैं कि आप शुरू से सारी चीजों को देखते हो। वो हम मतलब हमने ऊंट था, ऊँटड़ी थी, पता नहीं मेरे को, बट ट्रैक्टर से नहीं कर सकते, उसमें बहुत ही फाइन करना होता है। तो आपको पशु ही चाहिए होता है। तो वो पास वाले गांव में एक थे जो करते थे उसको, तो उनसे हमने हेल्प लेके उसको करवाया। फिर उसकी जो भी प्रोटेक्शन और वो सब सारा प्रोग्राम चला 1.5-2 महीने तक। फिर वो फसल बड़ी हुई, फिर वो प्रोडक्शन आना शुरू हुआ, अच्छा प्रोडक्शन आया। लगभग 3/4 किले में हमने भिंडी बोई थी और उसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 80-90 थाउजेंड तक की हमने सेल करी। और उसमें क्या था कि आप अगर होलसेल में करते हो या मंडी में करते हो तो ये चीजें समझ में आने लगी कि ये डिफिकल्टीज होती हैं कि किसान को क्यों पूरा का पूरा जो आपका प्राइस है वो नहीं मिल पाता, रिटेल में ही बेचने पे मिल पाता है। जब हमने रिटेल में सेल करी तो 30, 40, 50 रुपीज केजी तक भी हम सेल कर पा रहे थे। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफी कुछ चीजें सीखी। और जैसे नहर होती है, अपनी नहर से पानी लगाते हैं तो वो पंप होते हैं, तो वो पंप भर के पानी लगाना भी सीखा उस टाइम पे। हाँ तो ये सारा था। और फिर गांव में ही मैं था जिस दिन मेरा यूपीएससी 2019 का फाइनल रिजल्ट आया था। तो मुझे एक्सपेक्टेशन ये थी कि भाई आ जाएगी, रैंक आ जाएगी, कुछ तो हो जाएगा। पर जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें भी नाम नहीं था। तो अब अगस्त 4 2020 की बात है ये। और उसके बाद अब दिमाग में ये आ रहा था कि मतलब काइंड ऑफ यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग। जिंदगी के 6-7 साल चले जाते हैं और अब आपके पास करने के लिए क्या है क्या नहीं है, यू डोंट नो। ठीक है। आप अपनी डॉक्टरी वाली लाइन छोड़ के बैठ चुके हो, आपने नौकरी छोड़ दी, एचसीएस वाली नौकरी नहीं ज्वाइन करी। घर वाले बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम जिंदगी में, तुम्हारे समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है। तब मैंने उस टाइम पे डिसाइड किया था कि मतलब जो मैं चीजें मतलब लंबे टाइम तक कर सकूं तो वो ऐसी क्या चीज हो सकती है। तो मैं था और अंकित है मेरा छोटा भाई। तो हम दोनों रिजल्ट के अगले ही दिन बैठ के बात कर रहे थे। तो मैंने उससे कहा था कि यार मतलब मुझे ना टीचिंग अच्छी लगती है, तो लेट अस स्टार्ट टीचिंग और जो स्टूडेंट है उनको गाइड करना शुरू करते हैं। ठीक है। क्योंकि एक जो बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब अब तो इंडस्ट्रीज बन गई हैं ये, और हम भी अब उस इंडस्ट्री का कहीं ना कहीं छोटा मोटा हिस्सा हो गए हैं। तो क्योंकि आदमी चलता जाता है और ऐसे चलता रहता है, तो हमने सोचा था कि ऐसी चीजें, क्योंकि कोचिंग काफी महंगी भी होती है, क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आपको अच्छी कोचिंग चाहिए 1.5 लाख 2 लाख रुपए आपकी फीस भी हो जाती है। और ये था कि चलो, पर हम अब मेरे पास है एक्सपीरियंस है तो अब पढ़ाना शुरू करते हैं। तो 9 सितंबर 2020 को पहला यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाला था। ये स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर करी थी, तो आप लोगों को पता भी है। तो उसमें मतलब सिर्फ वीडियोस डालने, वो सारी चीजें सीखनी शुरू करी कि कैसे वीडियो डाला जाता है। फिर हमने बैच शुरू किया, दादरी में पहला ऑफलाइन बैच शुरू हुआ। काफी लोग कहते थे कि दादरी में कौन आएगा पढ़ने के लिए। ठीक है। तो वो जो हमारा पहला बैच आया उसके स्टूडेंट सारे मुझे याद हैं आज भी, और वो आसपास के गांवों से थे, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट थे। बट मैंने ऑनलाइन सेटअप भी उसी टाइम पे साथ में ही शुरू किया था कि हाँ अब ऑनलाइन ऑफलाइन साथ लेके चलेंगे, क्योंकि सिविल सर्विसेज बहुत कम स्टूडेंट तैयारी करते हैं। तो अगर आप एक ही एरिया पे फोकस करोगे तो आपको स्टूडेंट कम मिलेंगे, और कम स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन रेट तो वैसे ही कम होता है, तो उनमें से करके फिर ये एक जरूरी चीज हो जाती है कि आप जितने ज्यादा स्टूडेंट्स को गाइड कर पाएंगे उतना ही ज्यादा अच्छा है। और ऑनलाइन एक उभर भी रहा था कि अब ऑनलाइन एजुकेशन, बच्चे भी उससे अपना चल रहे थे। और फिर कोरोना का दोबारा से लॉकडाउन भी चल गया और वो सब हो गया। फिर लगभग 1.5-2 साल तो सब कुछ बंद ही रहा। तो सारी क्लासेस ऑनलाइन हुई, सारे स्टूडेंट धीरे धीरे करके ऑनलाइन ही जुड़ने लगे। आपका एचसीएस का पहला जो पेपर हुआ था तो उस टाइम पे वो एक बार पोस्टपोन्ड हुआ, मेंस भी होने वाला था, मेंस का पोस्टपोन्ड हुआ। और फिर उसके बाद दोबारा से प्री हुआ, फिर मेंस हुआ। तो इस दौरान बहुत सारी क्लासेस ली गई। यूट्यूब पे मैंने रेगुलर क्लासेस ली। मैंने यूट्यूब पे भी इस हिसाब से कंटेंट डालने की कोशिश करी कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी एक बार प्रिपरेशन कर चुका है तो वो सिर्फ और सिर्फ चाहे रिवीजन क्लासेस देख लें, चाहे करंट अफेयर की क्लासेस देख लें, तो उनको आराम से हेल्प मिल जाए। और बाकी बैच हैं, बैच में हम फाउंडेशन के हिसाब से चलते हैं, तो वहाँ पे सारी चीज़ें भी पढ़ाई जाती हैं। तो ये सारी जर्नी आते आते अब आप लोगों का मेंस हुआ और फिर इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के टाइम पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े।
तो अप्रोक्सीमेटली 85 के आसपास स्टूडेंट थे जो इंटरव्यू के लिए जुड़े हुए थे, और जिनमें से हमने 75 के आसपास स्टूडेंट्स का हम इंटरव्यू कंडक्ट करा पाए। तो 8-10 स्टूडेंट ऐसे भी रह गए थे जिनका हम इंटरव्यू भी नहीं कंडक्ट करा पाए थे। उनमें से भी 4-5 सेलेक्ट हो गए थे, बट हमने उनको तो इंक्लूड नहीं किया कि भाई हम उनको भी ले लें। बट हमने ये देखा कि एटलीस्ट जिस स्टूडेंट को हमने अपनी तरफ से हेल्प करी है तो हम उन्हीं को ही अपने साथ, वैसे मतलब सारे ही जुड़े रहते हैं पर उस हिसाब से, क्योंकि अब आप एज ए अकेडमी भी रहते हो तो एक मैसेज भी जाता है कि किस तरीके से आप चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो इस चीज़ का हमेशा से ध्यान रखा गया कि एटलीस्ट जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं शुरू से ही, तो उन्हीं को ही हमेशा से अब ये सारा का सारा रहा। 5 फरवरी को आप सब लोगों के इंटरव्यू खत्म हुए थे, और मैंने तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 5 फरवरी को ही इवनिंग में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। और 5 को रिजल्ट आया, सारा का सारा देखा गया, और तब पता चला कि भाई हाँ, क्लासेस में से और जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सारे सिलेक्शंस हुए हैं टोटल। तो जो बैच के स्टूडेंट्स थे जो प्री में, मेंस में, टेस्ट सीरीज में जुड़े हुए थे, तो उसमें से 12 स्टूडेंट जो हैं वो सिलेक्ट हुए। और जो ओवरऑल फिर बाद में कुछ इंटरव्यू के टाइम पे जुड़े थे, तो सबको मिला के 33 स्टूडेंट्स टोटल जो किसी भी तरीके से जुड़े हुए थे इंटरव्यू, प्री, मेंस या फिर टेस्ट सीरीज के टाइम पे, तो 33 स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड। और ये एज ए टीचर मतलब ऐसा होता है कि हाँ, अब थोड़ी सी शांति सी पड़ी, जो कलेजा में शांति से निबड़े कि यार हाँ, अब कुछ आपने किया है। आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स नाउ दे आर इनटू सिविल सर्विसेज, तो आप उनसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अब कम से कम वो समाज में वो चीजें करेंगे जो आप करना भी चाहते थे। आप अपने तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हो, अब वो वहां पे जाके कंट्रीब्यूट करेंगे जो आपके रहते थे, क्योंकि आप सब लोग एक उन पोजीशंस पे होंगे जो समाज की बहुत ही अच्छी पोजीशंस होती हैं, जो हर आदमी से लिंक्ड होती हैं। ठीक है, आप एसडीएम की पोस्ट पे हो, डीएसपी की पोस्ट पे हो, ठीक है, आप कोई भी एक्साइज टैक्सेशन, एईओ या फिर हमारा बीडीपीओ, तहसीलदार, कोई भी पोस्ट है, हर पोस्ट की अपनी एक जिम्मेदारी होती है। और देखो, हम समाज में जब भी रहते हैं तो हमारी ये परसेप्शन एक अलग होती है कि ये बड़ी पोस्ट है, ये छोटी पोस्ट है। मेरा वैसा कभी से मानना नहीं रहा। ठीक है, हर एक आदमी की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल मैं इसमें देना चाहता हूं। सोनू सर, आपको, हम इस अकेडमी में 2 लोग हैं, मैं हूं और सोनू सर है। ठीक है, और किसी से, किसी स्टूडेंट की कोई बात नहीं होती कि किसी को पता हो कि कोई और भी है। ठीक है, पहले हम तो सारी चीजें कैसे मैनेज करी, इतने सारे स्टूडेंट को। यूट्यूब पे भी 27,000 स्टूडेंट अभी कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, एप्लीकेशन पे, फिर कोर्सेज में, तो हर स्टूडेंट से बात करना, और ऐसा ना हो कि कोई स्टूडेंट रह जाए, किसी की कोई प्रॉब्लम है वो सोल्व होनी रह जाए, या मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन चीजों को इंश्योर किया गया। तो वो सारी चीजें हैं। सोनू सर नहीं होते तो मैं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि मैं उस चीज को कैसे कर पाया। मेरा काम था टीचिंग करना। मैं अब स्टूडेंट्स को, अब यही डिवीजन ऑफ लेबर और जो होता है ना स्पेशलाइजेशन, सोनू मेरे से छोटा है, मैं सोनू ही बोलता हूँ अब। तो उन चीजों में स्पेशलाइज है बिल्कुल, कि कैसे बच्चों से बात करनी है और कब मेरे से बात करवानी है, या फिर जो टेक्निकलिटीज, उन सारी चीजों को डील करके हम दोनों लोगों ने काफी किया। और भी लोग जुड़े हुए थे जो मान लेते हैं कि जैसे कंटेंट प्रिपरेशन के लिए भी काफी लोग जुड़े हुए थे, वो स्टूडेंट्स की तरह भी तैयारी कर रहे थे। 2-3 लोग उस टाइम पे भी जुड़े हुए थे। एंड स्पेशली फिर बाद में जैसे इंटरव्यू के टाइम पे, तो हम एक डॉक्टर कुलदीप हैं हमारे, पहले सर जो होते थे अभी भी साथ में हैं, डॉक्टर कुलदीप सर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में थे सर, फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अभी हैं। तो सर, जब मैं एकेडमी शुरू करी थी तब सर मिलने आए थे मेरे से। तो सर ने ये कहा था कि डॉक्टर साहब, आप जो काम कर रहे हो ना, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। और सर की ये बातें बीच बीच में जब सर मुझसे कहते हैं, मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ कि हाँ, मतलब देर आर फ्यू पीपल जिनको इस काम की इंपॉर्टेंस का भी पता है, वो रिकॉग्नाइज भी करते हैं। तो हम कहते हैं कि हाँ सर, कोई नहीं कोई नहीं, ऐसे ही चलता रहता है, अपना काम अपन कर रहे हैं, स्टूडेंट अपना काम कर रहे हैं, और चीजें अपने आप होती जाएंगी, जैसे भी होती रही है। अंकित सर थे जो, जिन्होंने मेरे साथ भी एकेडमी शुरू करी थी, उन्होंने भी इंटरव्यू में, हमने जो पैनल बनाया था 3 लोगों का ही पैनल था, तो उन्होंने बहुत हेल्प करी। प्रमोद सर थे, तो प्रमोद तो मेरे साथ ही तैयारी करता था, प्रमोद भी इंटरव्यू के टाइम पे आप लोगों की प्रिपरेशन में जुड़े हुए थे। तो सारे लोगों ने मिलके, एंड देखो, अब एट द एंड जो भी रहेगा कि भाई थैंक्स और वो सब, वो बिल्कुल बाद में करेंगे, आफ्टर द प्रोग्राम जब खत्म हो रहा होगा। अभी मैं क्या चाहता हूं कि जैसे आज सब लोगों को बुलाया गया था, पर अभी इमीडिएटली, क्योंकि एकदम से 3-4 दिन हुए हैं
काफ़ी स्टूडेंट से बात हुई तो काफ़ी लोग बिजी हो जाते हैं कि घर पे भी कोई प्रोग्राम है, किसी के गांव में प्रोग्राम चल रहा है, कोई अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया। तो मैं इन सब चीज़ों को समझता हूँ, ये काफ़ी नॉर्मल चीज़ें होती हैं, हमारी लाइफ का ही एक हिस्सा होती हैं। आदमी अलग उसमें रहता है तो घूमना फिरना, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद थोड़ा सा टाइम पीरियड मिलता है, और यही 8-10 दिन होते हैं जब आप सब लोगों से मिल रहे होगे। फिर क्या है कि आप जॉब में चले जाओगे, फिर आपके लिए आपके जूनियर्स होंगे, आपके आसपास का रहेगा, आप लोगों से मिलोगे, वो जॉब का हिस्सा हो जाएगा। ये जो ट्रांजिशन पीरियड है आपकी प्रिपरेशन से लेके ये तक का, इसको एंजॉय करो आराम से कि हाँ जितने लोगों से मिला जाए, बैठा जाए, ठीक है। फिर अपने आप ही उब जाता है आदमी 10-15-20 दिन के बाद। तो सारी चीजें, चाहे कोई भी चीज हो, एक रिपीटेशन पे होती है ना, चाहे कोई भी चीज हो, वो अपने आप ही उबा देती है, ठीक है। अब मेरे से भी उब गए होगे थोड़ा सा, तो ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, मैं आज हमारे साथ ऑफलाइन में 3 स्टूडेंट्स हैं जो पहुंच पाए हैं। बाकी और भी स्टूडेंट्स थे जो आना चाहते थे बट नहीं आ पाए। दे सेड कि सर बाद में मिलेंगे, कोई नहीं, वो सब तो चलता रहता है। तो मैं एक एक करके तीनों को बुलाना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि वो भी अपनी जर्नी शेयर करें, ठीक है। क्योंकि कोरोना टाइम पे कोई भी किसी से मिल नहीं पाया, और इस टाइप का फंक्शन अब हमारे यहाँ दादरी में तो पहली बार हो रहा है कि भाई सिविल सर्विसेज में हमने जो भी अचीवमेंट्स करी, और उसके हिसाब से तो ये एक मोटिवेशन होता है। सारे स्टूडेंट, आपसे पहले भी जो आप भी स्टूडेंट थे, अभी भी स्टूडेंट ही हो, स्टूडेंट तो हम रहते ही है, ठीक है। तो अब जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, दे शुड नो कि क्या उन्हें डिफिकल्टीज आएंगी, ठीक है, उन डिफिकल्टीज को कैसे हमें ओवरकम करना है। और आप तीनों अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेके अपने हिसाब से चल रहे हो, तो तीनों से मैं चाहूंगा कि एक एक करके आप आएं और अपने जो भी जर्नी है, जितने भी हिसाब से आप चाहते हैं, शेयर करें, ठीक है। और सबसे पहले मैं बता देता हूँ, नीलम मैम है जो अंबाला से आई हैं। नीलम मैम पहले एईटीओ के पोस्ट पे हरियाणा गवर्नमेंट में ही थी, अभी नीलम मैम का एसडीएम में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और सेकंड मोनिका है, मोनिका सिरसा से है, मोनिका भी एसडीएम के पद पे सेलेक्ट हुई है। और तीसरे हमारे दादरी के ही हैं, दीपक, और दीपक का एईओ के पद पे सिलेक्शन हुआ है। और बाकी जो भी स्टूडेंट थे उनकी डिटेल तो मैंने आप लोगों को पहले भी शेयर करी थी, उनको तो क्या ही रिपीट करना है। तो सबसे पहले तो मैं नीलम मैम को बुलाना चाहूंगा। मैम प्लीज कम। हाँ जी, आराम से, ये आपका पैकेज ऐसे टक इन कर। तो डाला जा सकता है। जी जी, तो मैं डाल देती हूँ। बाकी तो सब कुछ सर ने बता ही दिया है। तो ऐसे सर को भी पता है कि मैं थोड़ा सा कैमरे से मुझे खुद रहता है कि क्योंकि बैक एंड पे ये है कि तैयारी करने की आदत रहती है हमेशा कि मेरे तरफ से कोई कमी ना रह जाए। जी जी सर। मैंने अपनी तैयारी 2014 में स्टार्ट की थी। उस टाइम मैं डेंटल सर्जन, एज ए डेंटल सर्जन HCMS में जॉब कर रही थी। तो जॉब करते करते मुझे लगा था कि मैं डेंटल सर्जन वो चीज़ नहीं कर पा रही जो मैं पब्लिक सर्विसेज में कर सकती हूँ, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कर सकती हूँ। तो मैंने अपनी तैयारी कंटिन्यू की, और डिसीज़न तब लिया जब मेरे पास 2 छोटे बच्चे थे, एक 6.5 साल का था और एक 3 साल का था। तो बट दिल में था कि मैंने करना है, मेरे पास 2 ही चांस थे यूपीएससी के, क्योंकि मैंने बहुत लेट शुरू की थी। तो मुझे था कि मैं 2 चांसेस में निकाल ही लूँगी, जब इतना कुछ पढ़ा है और अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी था। और तैयारी करते करते अच्छी तैयारी भी थी। फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स में नहीं हुआ, सेकंड टाइम हुआ, तो मैंने एक मेंस लिखा। उसमें मेरे एक ही सब्जेक्ट में गलती रह गई, और वो उसने, जैसे सर ने बताया कि 9 सब्जेक्ट हैं वो अच्छे होने चाहिए। और कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, कि अपने आप डेडिकेशन थी, मोटिवेशन थी कि करना है। वो नहीं हुआ तो एक बार तो लगा कि सारे ड्रीम शैटर हो गए हैं, कि अब आगे क्या होगा, कि मैं कर नहीं पाऊंगी सिविल सर्विसेज का। तो फिर बाकी मैंने स्टेट्स की तरफ देखा, जिसमें यूपी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पैटर्न भी यूपी का सेम यूपीएससी की तरह ही है। एनुअल एग्जाम्स होते हैं और आप सेम पैटर्न पे आप तैयारी करके कर सकते हो। मैंने यूपी के एग्ज़ाम दिए, हिमाचल प्रदेश का दिया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, क्योंकि मेरा फेवरेट, मतलब मन में होता है कि राजस्थान का हम एग्ज़ाम, मतलब उस तरफ जाऊं, फैमिली में भी था बैकग्राउंड राजस्थान से। तो वो भी नहीं हुआ, पंजाब नहीं हुआ, तो फर्स्ट टाइम मैंने हरियाणा का 2017 में दिया एग्ज़ाम। तो इसमें फर्स्ट टाइम में हो गया। तब मैं एज ए एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर सेलेक्ट हुई लास्ट ईयर। उसके साथ साथ था कि
एज सच जो एक्साइज डिपार्टमेंट है वो अच्छा है, क्योंकि पूरा रेवेन्यू जनरेट होता है वहाँ से। हमें काफ़ी एम्पावरमेंट भी मिलती है आप, लेकिन जो उसमें मेरा लोगों के साथ कांटेक्ट है वो कम हो जाता है। एज सच ईटीओ को के साथ सिर्फ एडवोकेट्स आते हैं या फिर सीएज आते हैं, तो आप पब्लिकली आप डील नहीं कर सकते। काम मैंने अपनी पूरी मेहनत से की। जो मुझे पोस्ट मिली उस पर मुझे मतलब आज भी प्राउड होता है कि मैं 3 साल इस डिपार्टमेंट में काम करके आई हूँ एज ए एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर। और एम्पावरमेंट बहुत मिलती है जीएसटी में। और लगता भी था कि मैं गवर्नमेंट को, क्योंकि हम रेवेन्यू कहाँ से चाहिए हमें लोगों की सेवा करने के लिए, तो वही एक ही डिपार्टमेंट है जो पूरे हरियाणा में जो सरकार को पैसे देता है। तो इस चीज़ से बहुत प्राउड भी फील होता है कि हम सरकार को पैसे दे रहे हैं ताकि वो लोगों के लिए वेलफेयर के लिए लगा सके। और इतना सब कुछ सीखने का मौका मिला वहाँ से। तो मैंने साथ के साथ अपनी तैयारी रखी कि था कि एग्जीक्यूटिव में आना है। मन में तो अभी भी यही है कि कहीं ना कहीं आईएएस के लिए ड्रीम है। बट वो चीज़ जो मुझे यहाँ इस एग्जीक्यूटिव में आके मिली है वो तैयारी के साथ, प्रीलिम्स था और मतलब तैयारी तो मैं करती थी, बट लेकिन माइंड में ये तो था कि बच्चों के एग्ज़ाम है, अब इस टाइम ये करना है, अब उनको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं जॉब के साथ साथ कैसे मैनेज करूँ, जॉब भी है और अपनी स्टडी भी है। बट फैमिली के सपोर्ट से, बच्चे मेरे हस्बैंड ने पाले, मदर इन लॉ ने पाले, तो मेरे लिए ये ठीक रहा, अच्छा रहा, फैमिली सपोर्ट रहा हर चीज़ में। और टीचर्स अच्छे मिले, क्योंकि मन में यही होता था कि एक ही लक्ष्य है, एक ही धुन है कि उसी तरफ जाना है। अभी भी यही ये नहीं लगता कि मैं कुछ मतलब जिस चीज़ के लिए मैं आई हूँ पब्लिक सर्विस में, वो काम है, वो काम अच्छे से करूँ और उसको अपनी पूरी डेडिकेशन से करूँ। ये उसके लिए मुझे हर जगह हर तरफ से सपोर्ट मिला अपनी लाइफ में भी। मैं उन सब लोगों को भी थैंक्स करना चाहती हूँ जिन्होंने शायद मेरा बुरा भी किया, लेकिन मुझे वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदेमंद रही, मुझे स्ट्रेंथ मिली उस चीज़ से। अगर शायद वो मेरा बुरा ना करते तो मैं इतनी अच्छी जगह आ ना पाती। हर उस पर्सन के लिए थैंक यू है जिन्होंने मुझे कुछ ना कुछ लाइफ में हमेशा सिखाया है। फैमिली का सपोर्ट है, गॉड का सपोर्ट है और मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सबका सपोर्ट है। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे बच्चों का है, जो मुझे मुझे इस जगह पे आके देखना चाहते हैं। और मुझे याद है अब की बार मैंने सबसे पहला इंटरव्यू, क्योंकि मुझे कैमरे के सामने थोड़ा सा हेजिटेशन होती है कि कैसे करें, तो मैंने कहा चलो क्यों ना अपने बच्चों को अपना इंटरव्यू दिया जाए। तो मैंने दोनों बच्चों को कहा कि आप सोचो कि मैं एज ए कैंडिडेट हूँ, आप क्या क्वेश्चन पूछोगे। तो मेरे बड़े बेटे ने मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा कि टेल मी वन थिंग दैट सेपरेट्स यू फ्रॉम द अदर 425 कैंडिडेट्स, कि आप में ऐसा क्या है कि जो बाकी 425 लोगों में नहीं है। तो उस टाइम मेरा मतलब आई वाज कि मैं इतना फील कर रही थी कि जो चीज़ मैं अपने बच्चों को सिखाना चाहती हूँ, ये क्वेश्चन सुन के कि वो सही रास्ते पे चल रहे हैं। मैं अपने बच्चों से ये उम्मीद नहीं कर सकती थी कि वो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि पेरेंट्स को यही होता है कि हम जो चीज़ अच्छे जिस रास्ते पे चल रहे हैं, कहीं हमारे बच्चे तो नहीं नेगलेक्ट हो रहे या कुछ वो चीज़ वो सीख नहीं पा रहे। तो वो आती है, ये चीज़ है कि मेहनत करते हैं तो हर कोई सपोर्ट देता है। इनफैक्ट सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग होती रही कि भगवान ने भी पूरा साथ दिया। और एक वो डायलॉग्स भी है जो कि अगर हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात आपको उसकी तरफ लेके जाती है, तो वो चीज़ हुई है मेरे साथ। बाकी और बाकी तो लोगों के लिए यही है कि आप अच्छे से मेहनत करें, सक्सेस ज़रूर मिलती है, पॉजिटिव माइंड से करें। थैंक यू नीलम मैम। दीपक आजा, दादरी वाला ने बुला लें पहले। और क्या, थोड़ा तो रीजनलिज्म हमें भी करना चाहिए। ठीक है, दीपक अभी एईओ के पद पे सेलेक्ट हुए हैं एंड ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। बाकी दीपक अपनी जर्नी शेयर करो, ठीक है। यस सर। मेरा नाम दीपक शर्मा है। मैं दादरी जिले के नरसिंहवास गांव से बिलोंग करता हूं। मेरे पिताजी गवर्नमेंट स्कूल मानेरू में प्रिंसिपल हैं और लगभग 12-13 साल से हम भिवानी में ही रह रहे हैं। मैंने अपनी यूपीएससी की जर्नी जो है मेरी ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद 2016 में जो मैंने फिजिक्स ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से की थी, उसके बाद स्टार्ट की थी। साथ में मैंने मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस और फिर बीएड भी किया था। इस जर्नी के दौरान मैंने 4 इंटरव्यू दिए, 4 जो है अपने अटेम्प्ट दिए यूपीएससी के, जिसमें मैं 3 बार प्री क्वालिफाई नहीं कर पाया। लेकिन उसके पीछे एक और कारण था कि मैं एक्चुअली इन सर्विसेज में कभी आना ही नहीं चाहता था। मैं कभी प्रिपरेशन ढंग से कर ही नहीं रहा था।
मैं हमेशा से डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहता था। मैंने सीडीएस के मल्टीपल टाइम्स एग्जाम क्वालिफाई किए, रोज इलाहाबाद, कभी भोपाल, कभी बेंगलोर एसएसबी देने के लिए घूमता रहता था। असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू दिया, वहां पे भी मैं 3-4 मार्क्स से फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाया। लास्ट में तब ये हो गया था कि एज भी खत्म होने वाली है डिफेंस फोर्सेज के लिए, और जब सीएपीएफ का इंटरव्यू दे के आ रहा था तब थोड़े दिन के बाद फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया, और वहाँ पे एक ऐसी चोट लगी फिर कि उससे लेफ्ट हैंड था ये टूट गया था। इसकी सर को पता हो गए 2-4, मुझे तो हड्डियाँ भी नहीं पता इनका नाम भी, रेडियस उल्मा। तो डॉक्टर ने बताया क्या करना है इसका, बोला प्लास्टर करूँ या ऑपरेट करूँ। माँ सर कैसे ठीक होगा, बोला ऑपरेट करना पड़ेगा। ये जस्ट जो है हमारे जो ये सिविल सर्विसेज का प्री था, इससे बिल्कुल 20 दिन पहले की बात थी। तो मैं लगभग 1 महीना बेड रेस्ट पे था, और लेफ्ट हैंड जब मेरा टूटा हुआ था मैं प्लास्टर में ही दोनों प्री दे के आया था, यूपीएससी का भी और एचसीएस का भी। तो वहां पे एक ऐसी घटना हुई, वैसे करना इसके पीछे कोई कारण तो नहीं था कि ऐसी घटना हुई वैसी घटना हुई, लेकिन कुछ चीजों ने टाइमली इंस्पायर किया। जैसे मेरा जब एग्जाम चल रहा था तो वो 3rd फ्लोर था, रोहिणी कोई सेक्टर था, वहां पे मेरा एग्जाम आया था यूपीएससी का प्री। तो साइड में खिड़की पे धूप आ रही थी, सही गर्मी का टाइम था, तो धूप आ रही थी, वो प्लास्टर गर्म हो गया, सी सेट का एग्जाम में चक्कर आने लग गए। तो एक मान साहब थे जो सुपरवाइजर थे वहाँ पे, तो मैं बोला सर मैं पेपर नहीं दे पाऊंगा, वहाँ पानी वानी तो पिला दो। तो उन्होंने पेपर दिया और फिर कंधे पे हाथ मार के बोला कोई नहीं तू कर सकता है भाई, यहाँ तक पेपर देने आ गया तो तू क्लियर भी कर सकता है। लास्ट में वो प्री हुआ, फिर एचसीएस का भी प्री हुआ। इन सब के बीच में प्रिपरेशन के दौरान भी जो है सब ने मोटिवेट भी किया। फिर पढ़ाई लिखाई तो मैं कर लेता था, मैं बचपन से ही थोड़ा ठीक थे मेरे मार्क्स भी, मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी रहा था 12th में। लेकिन जो एक एंजाइटी होती है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो मैं क्या करता था, मैं सर के पास कई बार 12:30 बजे फोन मिला देता था रात को कि सर क्या चल रहा है, मैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी रिजल्ट आने से पहले भी इस चीज को डील करना सबसे मुश्किल था। हम पढ़ सकते हैं, हम मेहनत भी कर सकते हैं, लेकिन खुद को कंट्रोल में रखना या फिर ये पता रखना हाँ कल कुछ हो जाएगा, ये बहुत मुश्किल चीज है। तो ये जो सिस्टम है सिविल सर्विसेज का, ये आपसे एक ही चीज मांगता है, वो है पेशेंस। बाकी तो सर लक है सर, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका बिल बहुत थोड़े मार्जिन से सिलेक्शन नहीं हुआ और जो यूपीएससी का इंटरव्यू भी देंगे। और मेरे फादर साहब हैं जो वो इस तरह की पर्सनैलिटी हैं कि उन्हें तो एजुकेशन सेक्टर में बहुत, यहाँ हरियाणा में बहुत मजा आता है। वो बोलते हैं कि भाई चाहे तू मेरी ओर से सीएम बन जा तेलंगाना का, लेकिन यहाँ अगर जब तक है ना एचटेट नहीं करेगा इतने मुझे कोई मजा नहीं आएगा। तो इसी के साथ अब तो मुझे भी खुशी है कि अब मान लो पब्लिक सर्विस करूंगा तो हरियाणवी में बात कर सकता हूँ। तो ये सब है सर। बाकी तो अमित सर जो है ये गाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम, और पढ़ाई करते रहते हैं, हम भी सपोर्ट है सबका, फैमिली बैकग्राउंड भी ठीक है, इसी एजुकेशन फील्ड से सब जुड़े हुए हैं। और फ्यूचर में भी सर जो एस्पिरेंट्स हैं मैं तो उनको इतना ही कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है सिविल सर्विसेज हो, आप लाइफ के किसी भी फील्ड में जाएं तो अपने मन से जाएं। जैसे सर मैंने आते ऊपर देखा इनका पूरा सिस्टम है, बोला सर आपने काम तो ये मन से कर रखा है, क्योंकि इतनी अच्छी तरह चीज़ों को सजा रखा है, गांधी है मार्क्स जो हर लॉजिकल अरेंजमेंट कर रखी है, जो पिक्चर्स भी लगा रखी है उनकी भी। तो आप जिस भी फील्ड में जाएं अपना अपना 100% दें। जो भी है, हम हर चीज़ हमारे हाथ में तो नहीं हो सकती कि हम हर जगह पे सक्सेस मिलेगी, लेकिन एट लास्ट होगा। अगर आप श्योर हैं, सर्टेन हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो एटलीस्ट एक पर्सनैलिटी तो ऐसी बन जाएगी कि हम कॉन्फिडेंट खड़े होकर कहीं भी बोल सकते हैं। और इतना बहुत होता है सर किसी को भी अच्छी लाइफ जीने के लिए मेरे ख्याल से। और लास्ट में सर मैं थोड़ी सोच के आया था, थोड़ी प्रिपरेशन भी जरूरी है स्टेज पे आने के लिए। तो मैंने सोक्रेटिस का एक कोट था सुकरात का कि मैं जानता हूँ मैं कुछ नहीं जानता। बढ़िया दीपक। देखो हरियाणा एक्चुअली क्या है कि जब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब हम तैयारी करते थे या फिर हम जब स्टूडेंट होते थे 11th-12th में, जब नया नया बच्चा इंग्लिश पढ़ने लगता है ना, उसको लगता है कि यार ये लैंग्वेज तो बड़ी अच्छी है, ये आपको दूसरों से अलग भी कर रही है, ठीक है। बट आप जब आप जीवन की सारी चीज़ों को देख लेते हो, थोड़ा सा और बड़े होते हो, समझ में आता है, तब जो आपको आपकी जो खुद की लैंग्वेज होती है ना, वो सबसे प्यारी लगने लगती है। चाहे हम हिंदी के कंटेक्स्ट में बात कर ले और मेरे कंटेक्स्ट में तो हरियाणवी भी। तो अब क्लास में तो उतना यूज नहीं कर पाते रेगुलर बेसिस पे, तो क्योंकि दूसरे भी स्टूडेंट जुड़े हुए रहते हैं,
बट हाँ मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है ऐसे, जैसे दीपक भी बीच बीच में बात कर रहा था ना, तो एक जो कनेक्ट होता है लैंग्वेज का, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट होता है लोगों के साथ, ठीक है। और अपने ही स्टेट में, और अपने ही स्टेट में काम करने का मौका मिले, दो आदमी आ रहे हैं बात कर रहे हैं, आपने हंस खेल ली, और क्या होता है, यही है जॉब करते करते मिल जाए ऐसा मौका, और मान लो उससे अच्छा क्या हो सकता है, और आप अच्छी अच्छी पोस्ट पे वही मौका मिल रहा है तो वो और भी बढ़िया है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है मोनिका। मोनिका, अब काफी स्टूडेंट्स को एक भ्रम होता है कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो है ना वो सेलेक्ट नहीं हो पाते, या उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम रह जाती है, ठीक है। मुझे याद है जैसे मोनिका जो भी टेस्ट वगैरह भेजती थी, तो मोनिका हिंदी मीडियम से हैं, और मतलब इन्होंने भी वो अचीव करके दिखाया। अभी मोनिका एसडीएम के पद पे सेलेक्ट हुई हैं। तो जो हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ को बर्डन ना माने। एंड ऑल्सो मैं मोनिका से कहूँगा कि आप जो हिंदी मीडियम के हिसाब से थोड़ी सी स्ट्रैटेजी हो सकती है ना, उसको भी शेयर करना, क्योंकि वो उनको भी थोड़ा सा लगे कि हाँ भाई किन किन चीज़ों पे अपने को फोकस करना है, क्योंकि वो बच्चों के पास होती ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं होता है कि किन चीज़ों पे फोकस करना है और किन चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। मोनिका सिरसा से है, मोनिका आ जाओ। इसको लगा जी सर। जो जेब में डाल, सर हाथ में ले लूंगी, कोई नहीं, यहाँ डाल दो इसमें, अगर है तो आराम से। बंद ही था कोई ठीक बात है। नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन, एंड बहुत 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 खुश हूँ यहाँ पे आके। आज सर से मिलके तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि ऑनलाइन ही सर से पढ़ी हूँ, सर को देखा, और बड़ी इच्छा थी कि भगवान इस बार मेरा सिलेक्शन करा दो और मैं सर से मिलूँ जाके। एक्चुअल में सर ये यही मेरी एक वो थी मेन, कि मैं सर से जाके पर्सनली मिलूँ और उनको बधाई दूँ। और जर्नी की जैसे बात हो रही है, तो मैं ये बताऊंगी कि मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो पंजाब से हुई है। पंजाबी मीडियम पढ़ी थी, मुझे हिंदी नहीं आती थी। तो फिर उसके बाद मम्मा की जॉब लगी हरियाणा में, तो फिर हिंदी थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किया, तो हिंदी मीडियम हुआ। और उसके बाद फिर नॉन मेडिकल लिया, तो इंग्लिश नहीं आती थी इतनी अच्छे से, तो फिर लेकिन वो इंग्लिश मीडियम में वो करना पड़ा। फिर उसके बाद माँ बाप को जैसे होता ही है कि एक बच्ची है तो थोड़ा जल्दी जॉब लग जाए, तो अपने हरियाणा की सबसे फेमस जेबीटी करवा दी कि चलो कुछ ना सही जेबीटी तो लग जाएगी कम से कम। तो उसके फिर एच टेट पास किया, आर टेट, पी टेट, सी टेट, जो भी जितने भी टेट थे वो सब क्लियर किए। और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है इग्नू से किया, डिस्टेंस से किया। वो इसलिए किया कि मैं सेल्फ स्टडी करना चाहती थी, कि खुद से अपना प्रिपेयर करूँगी। कॉलेज मुझे थोड़ा पसंद, इंट्रोवर्ट रही हूँ मैं, थोड़ा घर पे रहती थी और अपने आप पढ़ती थी। और अभी हाल फिलहाल मैं अपने CDLU सिरसा से PhD भी कर रही हूँ। तो इस जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी है वो है कंसिस्टेंसी। आई थिंक कंसिस्टेंसी इज़ द की, कि जो आपको आगे तक पहुंचा सकती है और लगाए रखेगी, वो आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। और दूसरी चीज़, जैसे कि सर ने कहा कि पेशेंस, बिल्कुल एग्जैक्टली पेशेंस बहुत चाहिए। मैं 2015 से इस प्रिपरेशन में हूँ, और मैंने IAS का भी 3 मेंस दिए हैं, इंटरव्यू दिया है, और आज 2023 हो गई है। 2015 में मैं दिल्ली गई थी डैडी के साथ झोला उठा के अपना, और आज वो जब दिन याद करती हूँ तो बहुत एक रिलीफ है कि चलो एटलीस्ट मैं कहीं पहुंची हूँ। और जैसे कि डैडी कहते बेटा अभी आपको पता नहीं कि आप कहाँ पहुंचे हो, आपको बाद में पता चलेगा। चलो भगवान और गुरुजनों का मेरा आशीर्वाद है कि मैं आज यहाँ हूँ जहाँ भी हूँ, थोड़ा बहुत जो भी मैंने अचीव किया। और जैसे कि सर ने कहा कि हिंदी मीडियम का एक बिल्कुल सही बात है कि बहुत बड़ा मिथ है ये कि हिंदी मीडियम में मार्क्स नहीं मिलते हैं या फिर थोड़ा भेदभाव होता है। जैसे मैं बता रही हूँ कि इंटरव्यू में मैं जब गई थी UPSC के भी, तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ जब मैं वहाँ से बाहर आई कि शायद कहीं मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो नहीं है कि मेरे मार्क्स मेंस में क्या अब तक इसलिए कम हुए हो कि मैं हिंदी में लिख के आई हूँ। काश मैं इंग्लिश में लिख के आती तो शायद 10 एक नंबर मेरे ज़्यादा हुए होते। पर इस बार जो ये सिलेक्शन हुई है मेरी, तो मेरा ये जो भ्रम था शायद वो भी टूट गया है कहीं ना कहीं। और बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी से मिलकर। इतना मान सम्मान जो आज मिल रहा है मुझे, मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि इतना मान सम्मान मिलेगा। और इस चीज़ में, इस जर्नी में मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे माँ बाप का साथ मानती हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट। और उसके बाद जितने भी मेरे टीचर्स रहे हैं, जो प्राइमरी एजुकेशन से लेके आज तक मेरे जो गाइड हैं PhD के, वहाँ तक जितने भी मेरे टीचर्स रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और सर हिंदी मीडियम का जो चीज़ है, मैं ये कहूँगी कि आज भी मुझे नहीं लगता हिंदी मीडियम में
स्टडी मटेरियल की कमी है, क्योंकि आज ये अपने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इन सब का युग है, मुझे नहीं लगता हिंदी मीडियम में कोई दिक्कत है। बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो हिंदी मीडियम में बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब वो हमें देखना है कि उसको यूज़ कैसे करना है ना। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप जब इतने बड़े परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश का भी स्टडी मटेरियल यूज़ कीजिए, आप उसको ट्रांसलेट कीजिए, गूगल ट्रांसलेट है, अरे इतनी तो आप कर ही लोगे, थोड़ा बहुत उसकी सुधार लोगे, हिंदी उसकी सही नहीं होती है तो आप हिंदी मीडियम से आप उसको सुधार लो उन लाइन्स को। तो मैंने यही किया कि इंग्लिश मीडियम का भी मटेरियल यूज़ किया और जो हिंदी में भी अवेलेबल था वो भी यूज़ किया, मैंने दोनों से ही तैयारी की। और सर इतना ही कहूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी। एक चीज़ और मैं कहूँगी सर के लिए कि सर जब मैंने टेस्ट सीरीज मैंने ली थी सर की मेंस की, तो मैं सर की डेडिकेशन देख के इतना इतना इंस्पायर हुई थी मेंस के दौरान। सर आपका स्क्रीन टाइम इतना घंटों घंटों हो जाता था, पर फिर भी आपने हमेशा जो टेस्ट थे टाइम टू टाइम हमें चेक करके दिए सर, और इतना अच्छे से इवेलुएट करके दिए उन सभी टेस्ट को। बहुत अच्छा लगता था कि इतने बड़े टीचर हमारे टेस्ट वो कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। और जितने भी आप सर फीडबैक देते थे बहुत अच्छे से देते थे, और वही है कि सर आज मैं आपके बदौलत यहाँ खड़ी हूँ सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मोनिका। ये जैसे इससे पहले जब मैंने एक वीडियो डाला था ना, तो उसमें भी मैंने ये कहा था कि ये जो जर्नी होती है ना, ये दोनों साथ में लेके चलते हैं हमेशा, हर आदमी की ही, मतलब नॉट इन लाइक लाइफ की ही। आपके टीचर्स होते हैं, आप एक स्टूडेंट होते हैं, किसी के लिए कोई टीचर होता है, किसी के लिए कोई स्टूडेंट होता है। ये स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन हमेशा रहता ही है, और दोनों साथ ही चलते हैं, तभी हो पाता है। कि एक ने भी अगर अपना काम कम ज़्यादा किया तो फिर वो हो नहीं पाता। तो हर तरीके से ही, इवन आज मेरे साथ एक और खुशी की बात यह है कि मेरे बचपन के जो हमारे स्कूल टीचर थे वो भी हमारे साथ हैं, तिवारी सर। एंड ही हैज़ बीन, मतलब हमारी क्लास से मैं आप लोगों को बताऊं तो सारे जो स्टूडेंट हैं बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट्स पे हैं। कोई आईआरएस है, आईपीएस हैं, और डॉक्टर में हो गया और अब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर बहुत हैं, 4-5 लोग तो डॉक्टर ही हैं। तो हमारी छोटी सी क्लास से हर आदमी एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचा, बैंक्स में भी जॉब कर रहे हैं, 3-4 लोग बाहर भी चले गए। ठीक है, कोई कनाडा है, कोई ऑस्ट्रेलिया है, और एडवोकेट्स भी हैं। तो ये हमारे 40 लोगों की क्लास होती थी, और उसमें से आज एक भी आदमी ऐसा नहीं लगता जो, मतलब ऐसा कहें कि यार वो कुछ अचीव इन द सेंस, मतलब देखो ये काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं, मैं इन सब में उतना नहीं मानता कि क्या अचीव किया क्या नहीं किया, पर फिर भी कि समाज के हिसाब से आपने अपने आप को पैरों पे खड़ा किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आप समाज में 2-4 लोगों को एज एन एग्जाम्पल इंस्पायर कर पा रहे हो, और क्या चाहिए, यही होता है। ठीक है, और चलो अब आज का इतना तो अपना काफ़ी हो गया, हम सब लोगों ने बातें भी कर ली हैं, और अब मैं, मतलब इसको अपन कंक्लूड करेंगे थोड़ा सा। और मैं दादी को बुलाना चाहूँगा, मेरी दादी को, कि सबको हम छोटे छोटे से गिफ्ट लेके आए हैं। ठीक है, और जब मैं आप लोगों के लिए सोच रहा था ना कि क्या चीज़ देनी चाहिए, तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। आराम था, आराम था, कोई ना, आराम आराम था। ठीक है, बोल लेकिन बोल ना हमारी एक तो देखो, मेरी दादी बहुत क्यूट है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सबसे प्यारी, मतलब जो भी देखता है ना कि भाई आपकी दादी बहुत प्यारी, हमें भी लगती है, वैसे सबकी दादियां ही होती हैं, पर फिर भी ठीक है। तो अब नीलम आप आ जाइए पहले, और एक एक अंकित, नीलम आ जाओ ऊपर। माँ थोड़ी पीछे ना बोले, कोई नहीं, कोई बस बस बस, आ जाओ आप इधर आ जाओ। ठीक, ओके नीलम। दीपक आ जाओ।
अंकित यो दादरी गए ले मोनिका आराम से हेलो हेलो ठीक ओके एक सेकेंड बस एक और मेरी बहुत ही प्यारी स्टूडेंट हैं पायल पायल इज़ फ्रॉम नजफगढ़ पायल का भी तहसीलदार में सिलेक्शन हुआ है और एक बात ये है पायल के सेम मार्क्स में एसडीएम मिस हुआ है जितने मार्क्स पे एसडीएम अलोकेट हुआ था उतने ही मार्क्स पायल के थे और आज पायल आने वाली थी बट लास्ट मोमेंट पे वो जिनके साथ आने वाली थी वो नहीं मिल पाए साथ में तो पायल ने कहा कि सर मैं एक फ़ोटो भेज रही हूँ आपको और एक ऑडियो नोट कि जो भी लोग वहाँ पे होंगे एटलीस्ट आप उनको दिखाना और वो ऑडियो नोट सुनाना तो वो लास्ट बस मैं पायल का और आप लोगों को हाँ दिखाना चाहता हूँ पायल टीचर हैं अभी तो मैं ऑडियो नोट चला देता हूँ इसको आप लोग देख लेना ये इसके पीछे मेन रीज़न पता है क्या है कि जैसे स्टूडेंट जो होते हैं टीचर्स के हिसाब से भी भाई मन ने भी बोल लेने दो 2-4 मिनट खत्म हो रहा है कोई नहीं अच्छा अच्छा कोई नहीं सर अभी उसके बाद अपन आराम से बात करेंगे और खाना पीना खाएंगे ठीक है तो कोई नहीं ये नहीं आ रहा बाकी हम मेन हाँ मैं क्या बता रहा था जैसे टीचर जो होता है ना टीचर को सिर्फ इतना ही चाहिए होता है कि जो स्टूडेंट है एक बार आके उनको ये बोल देता है कि सर थैंक यू आपने अच्छा पढ़ाया बस इतना ही है और उनको कुछ नहीं चाहिए कि आप उनके बाद में क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो और अब हम समझ पाते हैं और एक चीज और जैसे कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि आपने डॉक्टरी भी करी ये भी किया वो भी किया आप लास्ट में टीचर एज ए टीचिंग में क्यों आ रहे हो क्यों कर रहे हो तो मुझे मतलब पर्सनली आई बिलीव कि एक टीचर का जो रोल रहता है हमारी सोसाइटी में वो काफ़ी नेग्लेक्टेड है अभी उनको जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो ना तो सोसाइटी दे पा रही है ना गवर्नमेंट दे पा रही है ठीक है और मतलब बच्चे तो चलो ठीक है तो उसी हिसाब से हमें सोसाइटी में उनको रिकॉग्निशन देने की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है ताकि अब जैसे अगर आप जिन कंट्रीज को देखते हैं ना कि भाई हम डेवलपिंग के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो वहाँ पे टीचर्स का एक अलग वो रहता है एक रोल कि भाई हाँ क्रिएटिविटी इनोवेशन इन सब चीज़ों पे फोकस करना सोचने पे फोकस करना कि यार सोचना कैसे है पढ़ तो लोग है जैसे दीपक कह रहा था कि पढ़ाई में अच्छे होते हैं ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है पर वो उन सब चीज़ों को बैलेंस करके हाँ ओवरऑल ये डायरेक्शन है इसी में ही रहना इधर से नहीं भटकना इतना ही काम होता है टीचर का ना एट द एंड ऑफ द डे और बाकी मैं अभी पायल का एक बार चला देता मैंने भी नहीं सुना है मैं भी अभी सुन रहा हूँ हमेशा यही सुना है कि अगर आपकी इंटेंशंस और मेहनत सच्ची है तो सफलता जरूर मिलती है मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि सफलता की यात्रा में हर व्यक्ति को संघर्ष स्वयं ही करना पड़ता है लेकिन संघर्ष से सफलता तक के रास्ते में एक सही मार्गदर्शन बहुत जरूरी है आपका चैनल डॉक्टर अमित अकेडमी मुझे यूट्यूब पर कोइंसिडेंटली मिला था और अब मैं कहूंगी कि फॉर्चुनेटली मिला था वीडियोस देखना शुरू किया तो समझ आया कि कैसे एक मेंटोर पूरी ईमानदारी से फ्री कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है आपकी ईमानदारी ने उस समय मुझे प्रेरित किया कि मैं अपनी मेहनत को बिना रुके जारी रखती रहूं और आगे बढ़ूं
आपके अलग अलग कोर्सेज ज्वाइन किए तो समझ आया कि कोचिंग जैसी फील्ड, जिसे अक्सर हम प्रॉफिट मेकिंग मोटिव से जोड़कर देखते हैं, वह सही नहीं है। अच्छी नॉलेज, अच्छी सब्जेक्ट कमांड बहुत सारे टीचर्स के पास होती है। मैं स्वयं भी एक स्कूल टीचर हूँ, लेकिन अमित सर, आपकी ऑनेस्ट टीचिंग और गाइडेंस आपको दूसरों से बहुत अलग बनाती है। आपकी गाइडेंस में मुझे ये समझ आया कि जब आप किसी को प्योर मोटिव और इंटेंशन से पढ़ाते हो तो आपका कनेक्शन अपने स्टूडेंट्स के साथ एक अलग लेवल का होगा। सर, समय के साथ साथ आपके स्टूडेंट्स, आपकी सफलताएं बढ़ती रहेंगी, लेकिन एक चीज हमेशा हमेशा कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होगी, और वो है आपकी गाइडेंस से नर्चर हुई ह्यूमन एसेट्स। थैंक यू। ये मोबाइल में थी इसलिए शायद सुन नहीं पाए होंगे, बट लास्ट में पायल ये कहती है, मतलब अब मैं खुद से क्या ही बोलूँ, तो थोड़ा सा वैसे लगता है, बट हाँ, तो सिंपल सी बात है जब कि भाई स्टूडेंट, जब आपके एफर्ट्स जो होते हैं ना, कि आप ऑनेस्टी के साथ एफर्ट्स कर रहे हैं, तो उन्हीं को रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं सब अपने अपने लेवल पे। यही है समाज के हिसाब से भी। और बस अब हम इसते हैं, तो हम इनके बारे में भी बात कर रहे थे, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे आपके टीचर्स हैं, चाहे आपके दोस्त हैं, उनसे ज़रूर कनेक्टेड रहो। कभी कभी बीच बीच में लंबा गैप नहीं करना चाहिए, जब भी मौका मिलता है ना, एटलीस्ट कनेक्टेड रहो। वो चीज़ उसको मेंटेन करके रखती है, रिलेशनशिप को भी और आपको भी इवॉल्व होने में बहुत मदद करती है। सर तिवारी सर प्लीज। तिवारी सर राजस्थान अजमेर से हैं, और हमारे चरखे दादरी में डीआर के स्कूल में हमारे क्लास टीचर होते थे। आ जाओ सर आप। और शुरू से ही सर हमें साइंस पढ़ाते थे, तो साइंस में सारा का सारा जो मेरा जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ है ना, वो सर की वजह से ही। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 6 से लेके 10 तक सर ने ही पढ़ाया। 10th के बाद फिर हम प्रिपरेशन में चले गए थे, तो उसके बाद सर हमेशा गाइड करते रहते थे, और लास्ट तक अभी तक सर से हम जुड़े हुए हैं। सबकी शादियों में आए सर और पूरा डांस वांस प्रॉपर तरीके से किया गया। तो सर अब आपको मैं माइक दूंगा, आप प्लीज। Sure. Thank you very much. Good afternoon, everyone. It's been like a privilege for me to be here. And मैं तो यही कहूँगा 1 मिनट कि अमित, डॉक्टर अमित टू प्रोफेसर अमित। सो यदि हम अपने आप को प्रोपेगेट कर सकते हैं, हम अपने आप को डुप्लीकेट कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से ये सबसे बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और वो डॉक्टर अमित ने इस साल के रिजल्ट के साथ, रिजल्ट पहले भी आए हैं इनके, बट आई थिंक अर्लियर वी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द फैसिलिटेशन प्रोग्राम्स। हाँ, या मैंने आई एम टेलिंग like guidance of Amit to some people, those have got some results. तो ये पहला फैसिलिटेशन प्रोग्राम है जहाँ पर 33 स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने ये मुकाम हासिल किया, और हम सब के लिए प्राउड की बात है। हम चाहते भी यही हैं, ठीक है, कि हमारे जैसे कोई हों। और मुझे पहले से ही अमित पर बहुत फक्र था, पहले से ही अमित में बहुत विश्वास था, और मुझे शायद हर बच्चे में विश्वास होता है, और वो होना भी चाहिए हम सबको, बीइंग ए पेरेंट, बीइंग सोसाइटी पीपल। और अमित जब असफल होते थे तो शायद उनके साथ मैं भी रोता था, होता है, दुख भी होता है, लेकिन मुझे विश्वास होता नहीं था क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। लेकिन शायद वो इस दिन के लिए था। अमित सफल होते तो एक, आज असफल हुए अपने एग्जाम्स में तो 33, और आगे हजारों यूपीएससी एंड स्टेट सिविल एस्पायरेंट्स के साथ वो आगे जाएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी बहुत शुभकामनाएं मिस नीलम को है, दीपक जी को है, अभी यहाँ पर मोनिका जी थी, और वो सभी एस्पायरेंट्स जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। Once again, congratulations to Dr. Pattes. सर मैं एक वो सोनू से मंगवाया है। हाँ जी दीप्त सर, स्टूडेंट की तरफ से टीचर का एक खड़ा सोना चाहिए।
Lot many gifts he has given. Just a total of. थैंक यस सर। इसमें गिफ्ट के बारे में भी मैं एक छोटा सा वो कर रहा था जिक्र, कि मैं सोच रहा था कि क्या गिफ्ट देना चाहिए, क्या गिफ्ट देना चाहिए। तो मेरी जो लाइफ की फिलोसफी है वो बुद्धा से काफ़ी इंस्पायर्ड है, कि वो मध्यम मार्ग की बात करते हैं हमेशा, कभी भी एक्सट्रीम में नहीं जाना, ठीक है ना। मतलब जैसे सिलेक्शन होता है, नहीं होता है, तो कुछ बहुत ज़्यादा खुशी में, बहुत ज़्यादा दुख में कुछ भी नहीं करना। लाइफ में वन डे एट ए टाइम, एक दिन जियो, सो, अगले दिन फिर जियो, फिर सो जाओ, यही चलता है, यही मध्य मार्ग है। और इसी में ही जो एक लंबा लाइफ का प्रोसेस है ना, वो इसी से बहुत अच्छे तरीके से जिया जा सकता है। वरना जब आदमी छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढने लग जाता, मतलब वो तो ढूंढनी चाहिए, पर कि भाई हाँ बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए या कुछ चीज़ अचीव नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा दुख हो गए, तो वो लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स लाएंगे। और एक लाइफ है तो इसमें जितना जल्दी हम बैलेंस करना सीख लेते हैं, तो इसलिए मैंने बुद्धा की एक छोटी सी प्रतिमा सी है वो इसीलिए दी कि उसको देख के हम एटलीस्ट इस चीज़ को ध्यान में रख सकें। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज। यस मैम, हाँ जी मैम, आ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। नीलम मैम लास्ट में कुछ कहना चाहती हूँ, उसके बाद मैं फिर से कंटिन्यू करूंगा। हाँ जी सर आप बोलिए। नहीं मेरा हो गया। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरी प्रिपरेशन में जब मेरा मेंस था, उसमें भी सर का जो सपोर्ट रहा, सर ने जब मुझे होता था कि सर इस क्वेश्चन में क्या लिखें, इस क्वेश्चन में क्या लिखें, तो सर वाज अवेलेबल ऑल द टाइम। किसी भी टाइम अगर हमें ज़रूरत होती थी कि कोई चीज़ पूछनी है, कुछ भी है, तो सर के तभी आ जाते थे कि आप इसको ऐसे नहीं, ऐसे करेक्ट करो और ऐसे करो। इंडिविजुअल मतलब हर एक के साथ सर ने ऐसे किया, सारे स्टूडेंट्स के साथ। और जब इंटरव्यू हुआ तो भी सर ने जो फैकल्टी लेके आए, मैं सर को यही कहती थी कि सर मुझे बोलना नहीं आता, मैं कैसे अपने आप को प्रेजेंट करूं या अपनी बातें लोगों तक पहुंचाऊं। तो सर ने जो इंटरव्यू में जो चीज़ें लेके आए और जो टीचर्स लाए, आईआरएस जो मैम थे वो लेके उन्होंने जो इंटरव्यू में फीडबैक हमें दिया, तो उससे इंटरव्यू में मतलब एक मेरा बेस बना दिया कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या किस तरीके से बोलना चाहिए। जो अंदर की स्ट्रेंथ है वो सर ने दी है। तो ये सारा इसका क्रेडिट सर की एकेडमी को जाता है। आज भी याद है जब मैंने मेंस लिखा था इस बार एचसीएस का, उसमें यूपीएससी का पैटर्न आ गया था, तो मैंने सर को कहा कि सर हम तो मेंस की वेट करते रह गए और जब आया तो ये तो दूसरी स्टाइल का आ गया, आप क्या करें। तो सर कहते कुछ नहीं, जो आपने अपने तरीके से लिखा है वो अच्छा है। और उस टाइम जो सर सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, हम फेल होते थे और सर जो सपोर्ट प्रोवाइड करते थे उससे आगे हम कैसी सीढ़ियाँ चढ़ते गए वो पता ही नहीं चला। तो लास्ट में मैं यही कहूँगी कि सर ने जैसे वीडियो में कहा कि चाड़ा पाड़ दिया, तो मैं तो कहूँगी गैल सर ने लट तो गाड़ी दिया और गैल में चाड़ा भी पाड़ दिया। थैंक यू नीलम। ओके, तो आज हंसी खुशी का जो अपना माहौल है हरियाणा में होता ठीक है। अब अपन कंक्लूड करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट बैच के भी अभी आए हुए हैं, जो अभी रिसेंट बैच के हैं या पहले से भी जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मैं सबको जानता हूँ, ठीक है। अभी नाम वाम वैसे मैं नहीं लेना चाहता, बट पॉइंट ये है कि बैच हुआ या कुछ भी नहीं हुआ, ये गेम ही ऐसा है। प्री भी नहीं हुआ है तो अगले साल आप एसडीएम लग सकते हैं। आप एसडीएम लगे हुए हैं अभी, अगर मैं ये कहना नहीं चाहता, मैं ऐसे ही मजाक में एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो अभी नीलम मैम अगर फिर से एग्जाम दें, क्योंकि अब तो देना ही नहीं, अब तो हम मजाक कर ही सकते हैं, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो प्री भी क्वालिफाई कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। तो ये एग्जाम ही ऐसा है, प्री अलग है, मेंस अलग है, इंटरव्यू अलग है, तीनों की प्रिपरेशन बहुत डिफरेंट होती है। एंड यू हैव टू बी टू मच कंसिस्टेंट, कि हर दिन उस जोश के साथ आपको खड़ा रहना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, ठीक है। और वो तभी हो सकता है जब आप फ्यूचर को और आगे तक का देख के कर रहे होते हैं। शॉर्ट टर्म मोटिवेशंस काम नहीं करते। डिसिप्लिन जो होता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नीलम मैम के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ, करंट अफेयर की मैं क्लास लेता हूँ सुबह, इनका मेंस भी हो गया, ठीक है, सारी चीजें होगी, बट अगेन शी वाज प्रेजेंट इन द करंट अफेयर क्लास मॉर्निंग 6 o'clock, ठीक है। तो ये डेडिकेशन होती है। जो स्टूडेंट ऑलरेडी जॉब पे है, सर्विस में है, जिसका मेंस भी हो गया है, सब कुछ हो गया है, वो भी मॉर्निंग की करंट अफेयर की क्लास में आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं। और आप अब खुद से एक बार देखें कि कितनी डेडिकेशन इस चीज के लिए हमें चाहिए होती है, और उसी के साथ ही आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स लगे हुए हैं।
ऐसा नहीं है, देखो ये लाइफ का एक हिस्सा है, सोसाइटी का एक हिस्सा है। यहाँ पे भी हम जाते हैं तो बहुत खुशी की बात है, और बाकी भी हम जहाँ पे भी होते हैं तो काम तो अपना ऑनेस्टी से ही करना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। एंड लास्ट इज कि मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन मैंने अपने मम्मी पापा से सीखा है। सुबह टाइम से उठना, अपना काम करो, फिर जो दिन का रूटीन बना लिया अपना काम करो, रात को सो जाओ, टाइम से खा लो, ठीक है। थोड़ी मोटी एक्सरसाइज अब हम तो नहीं कर पा रहे, अब फिर से रूटीन बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि अब ये सारा प्रोग्राम तो हो ही गया है, अब थोड़ा सा अपनी सेहत पे भी ध्यान देना है। बट एज ए स्टूडेंट आप लोगों को भी अपनी सेहत पे साथ साथ 15-20 मिनट्स ध्यान देते रहो, ठीक है। एंड इन द एंड आई जस्ट वांट टू मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा जो जो अभी यहाँ पे आए, बहुत खुशी हुई। सारे स्टूडेंट, दादरी के भी और बड़े भी और दोस्त भी, सब लोग आए, ठीक है, टीचर्स और स्टूडेंट्स सब लोग, ठीक है, और दादी तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ऑनलाइन भी सब लोग जुड़े हुए हैं, आज मैं सबकी विशेष तो नहीं ले पाया, मोस्टली जब मैं अपना लेक्चर या कुछ भी स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले मैं ऑनलाइन सबकी विशेष ही लेता हूँ, बट आज पता नहीं ध्यान नहीं रहा, एकदम से क्लास शुरू हो गई। सो एट द एंड आई जस्ट वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन। ये भी हमारा रहा, आप सब लोग अच्छे से मेहनत करो, मैं भी हूँ, आप भी हैं, आगे भी जो भी रहेगा प्रोसेस रहेगा, हम आराम से चीज़ों को आगे लेके चलते रहेंगे, जितनी भी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत हम करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड अगली बार फिर मिलेंगे, एंड टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।